हैं कि अगर पेशेंट सेंट्रल ओबेसिटी का शिकार है, यानी उसका पेट बढ़ा हुआ है, या उसकी अपर बेली फैट है, या उसका लोअर बेली फैट है, या वो सेंट्रल ओबेसिटी यानी उसकी जो नाफ है इसके इर्द गिर्द चर्बी का फुलाव है या बहुत ज़्यादा उभार है, तो ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं और फिर हम देखते हैं ये कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, यानी ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। अब उसके मुताबिक हम पेशेंट की लाइफ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीइंग अ क्लिनिशियन डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीजों का मैं मुआयना करता हूँ और पेशेंट को काउंसल करना ये सबसे मुश्किल काम होता है। जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है हम उसके बताते हैं कि भाई आपकी बॉडी के अंदर ये सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ रही हैं, आप सेंट्रल ओबेसिटी का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं, फैटी लिवर है, फैट है आपकी बॉडी के अंदर, इसी तरह आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी है, या आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है तो आपने ठीक होना है। तो पेशेंट कहता है कि सर इतनी लंबी चौड़ी एफर्ट कौन करे, आप मुझे जो है वो कोई दवाई दे दें, कोई इंजेक्शन दे दें, कोई ड्रिप दे दें, कोई मल्टीविटामिन लिख दें, कोई ऐसी दवाई दे दें जिससे मैं ठीक हो जाऊं। बीइंग अ क्लिनिशियन मैं ये समझता हूं कि पेशेंट को काउंसल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसको ये बताना कि आपकी ये जो बीमारी है ये किस वजह से आ रही है, उस वजह को रोकना, फिर पेशेंट की ज़िंदगी को आसान बनाना, ये मेरा फर्स्ट जो है वो काम भी है, मेरा फरीज़ा भी है, और पेशेंट को एजुकेट करना ये मेरा एक लाजमी जुज़ भी है। अब मरीज़ को काउंसल करने के बाद हमने फैमिली हिस्ट्री ली, लेकिन उसको अगर शुगर निकल आई या जो शुगर के करीब हुआ तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं उसको ये देखने के लिए कि इसकी शुगर को रिवर्स कैसे करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, और इसकी ज़िंदगी को किस तरह जो है वो इसकी बीमारी को क्योरेबल किया जा सकता है, प्रिवेंशन इसको दी जा सकती है। तो हम पेशेंट के कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेशेंट इन कंप्लेन के साथ जो प्रीवियस में मैंने आपको बताई हैं इनके साथ जब वो प्रेजेंट होता है हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है, तो हम उसके जो टेस्ट लेते हैं जो ज़रूरी तौर पे हमें देखने होते हैं, उसमें हम उनका एक टेस्ट लेते हैं HbA1c, जिसमें उसकी बॉडी का पिछले 3 महीने का ग्लूकोज का जो रिकॉर्ड होता है उसकी बॉडी सेल के अंदर उसको देखा जाता है। इसके अलावा हम उसका एक RFT टेस्ट कराते हैं जो रीनल फंक्शनल टेस्ट होता है, और एक हम उसका CBC टेस्ट करवाते हैं ताकि ये हीमोग्लोबिन की शॉर्टेज ना हो या इसकी बॉडी के अंदर कोई और वीकनेस ना हो या कोई इन्फेक्शन ना चल रहा हो। तो इसके साथ साथ हम उसका विटामिन D3 का लेवल भी देखते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट इस कंप्लेन के साथ रिपोर्ट होता है कि उसको शुगर कई सालों से है और वो पेशेंट क्लिनिक पे आके ये कहती है या कहता है कि सर मैं कभी कभी गोली खाती हूँ या कभी मैं इंसुलिन लगा लेती हूँ या कभी मुझे कोई दवाई लिख देता है, कभी मुझे कोई दवाई लिख देता है, तो मैं कभी गोली खा लेती हूँ कभी नहीं खाती, मुझे पता है मेरी शुगर बस कंट्रोल रहती है। तो ऐसे पेशेंट का हम टेस्ट की जब इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं तो हम उसकी फास्टिंग ग्लूकोज को देखते हैं, रैंडम ग्लूकोज को देखते हैं, HbA1c करवाते हैं, इसी तरह उसकी फास्टिंग इंसुलिन को देखते हैं, फिर हम उसके हुमा IR टेस्ट जो है वो भी उसका करवा लेते हैं, उसके लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, कार्डियक एंजाइम करवाते हैं, और इसी तरह उसके रीनल फंक्शनल टेस्ट करवाते हैं, उसका LFT करवाते हैं। फिर उसके अलावा हम उसकी बॉडी के अंदर उसकी बॉडी के ऊपर आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इन सब को मेंटेन करते हैं अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। फिर जाके ये डिसाइड करते हैं कि अब इस पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन करनी है, इसको इंसुलिन पे डालना है या इसकी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है या इसकी डाइट हैबिट्स को चेंज करके इसकी ज़िंदगी को आसान बनाना है और इसकी लाइफ को सिक्योर करना है। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उसकी रिपोर्ट और रिजल्ट हमारे सामने होते हैं, फिर हम पेशेंट को 2 तरीके बताते हैं। नंबर 1 ये होता है कि आप बग़ैर दवाइयों के अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। बग़ैर दवाइयों के जब आपने अपने आप को ठीक करना है तो आपने 10,000 स्टेप्स जो हैं यानी 10,000 कदम ये रेगुलर आपने पैदल चलना है। कंटिन्यू पैदल चलने का नाम एक्सरसाइज है या वर्जिश है या फिज़िकल एक्टिविटी है। जब हम ये सवाल करते हैं तो पेशेंट आगे हमें क्या कहता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं बड़ा काम करती हूँ घर का, या अगर कोई मेल है तो वो कहता है मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं चलता फिरता रहता हूँ, लिहाजा मेरे इतने स्टेप्स हो जाते हैं। और मेरी तरह लोगों ने अपनी रिस्ट के ऊपर ये वॉच बांधी होती है।
जिसमें ये आपको अपने स्टेप्स बताती है। मैं अगर यहाँ से वॉशरूम जा रहा हूँ तो भी ये काउंट करती है। मैं अगर गाड़ी से निकला हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से निकल के गाड़ी में जा रहा हूँ, तो ये स्टेप्स को काउंट करती है। तो इस स्टेप्स के ऊपर मैं और मेरे मरीज़ खुश रहते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब 10,000 स्टेप्स तो हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। मैं मार्केट गई थी, मैं घर गया था, मैंने सामान ख़रीदा, मैं ऑफिस गया, वापस आया, या मैंने घर के काम किए थे, या मैं किचन में गई थी, या मैंने कपड़े धोए थे, या कुछ भी किया था, तो वो मेरे स्टेप्स काउंट हो गए। लिहाजा मैंने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो फिर हम पेशेंट को काउंसल करते हैं। ये जो वॉच है, ये बेसिकली जो भी आप मूवमेंट करेंगे, जो भी स्टेप्स चलेंगे, ये उसको काउंट करेगी। लेकिन चूँकि कंटिन्यू, लगातार, मुसलसल 10,000 स्टेप्स, 10,000 कदम का मुसलसल पैदल चलना बगैर किसी ब्रेक के, इसको हम वॉक कहते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं। इसका इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर, इसका बेनिफिट होता है आपके बॉडी सेल के ऊपर। आपको ऑक्सीजन मिलती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। ये सारे मामला तब होते हैं जब आप 10,000 स्टेप्स, अगर हम 10,000 कदम को कैलकुलेट करें आज के दौर के अंदर, अगर ट्रैक के हिसाब से, तो ये तकरीबन कोई 6 to 7 किलोमीटर बनता है। यानी 6 से 7 किलोमीटर अगर आप मुसलसल पैदल चलते हैं तो ये 10,000 स्टेप्स बनते हैं, 10,000 कदम बनते हैं, और आपकी बॉडी को इसका फ़ायदा होता है। अब अगर हम इसको टाइम में काउंट करें तो 60 मिनट से लेके 90 मिनट तक, यानी 1 घंटे से 1.5 घंटे तक मुसलसल फिज़िकल एक्टिविटी करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, जिम करना, वर्कआउट करना, योगा करना, ये वो तरीका है जो आपकी ग्लूकोज, आपकी शुगर, उसको रिवर्स कर देगा। यानी अगर आप शुगर में चले गए, आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज किया, पैदल चलना शुरू किया, वर्कआउट किया, एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो आप डायबिटिक को रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल चेंजिंग डिजीज़ हैं। जब आपने अपने लाइफ पैटर्न को चेंज किया, आपने ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया, आपने फास्ट फूड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जितनी भी आपकी बेकरी आइटम्स हैं, स्वीट डिशेज़ हैं, इसी तरह वाइट पॉइजन्स हैं जिसमें चावल है, मैदा है, आटा है, इनसे बनी हुई चीज़ों की तादाद आपने अपनी बॉडी में इंटेक करना ज़्यादा कर दी और फिज़िकल एंगेजमेंट कम कर दी, तो आप कन्वर्ट हुए आप ओबीज़ में, ओबीज़ से आप कन्वर्ट हुए शुगर में। अब जब हमने इसको रिवर्स करना है, ख़त्म करना है, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। जब हम अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे, ना आपकी शुगर रहेगी, ना आपका ब्लड प्रेशर रहेगा, और ना आपका मोटापा रहेगा, ना आपकी कब्ज़ रहेगी, और ना ही आपको इंटेस्टाइन यानी बॉल, जो पेट के अंदर की बीमारियां हैं, ये आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये एक जादू है कि अगर आप शुगर को ख़त्म करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर को ख़त्म करना चाहते हैं, कब्ज़ ख़त्म करना चाहते हैं, मैदा ठीक करना चाहते हैं, इंटेस्टाइनल पावर बढ़ाना चाहते हैं, आपका पेट ना निकले, वज़न ना बढ़े, तो आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। अब फ़िज़िकल एक्टिविटी के बाद हम जो दूसरी गाइडलाइन देते हैं अपने उन मरीज़ों को जो शुगर को ख़त्म करना चाहते हैं, बीपी को ख़त्म करना चाहते हैं, दिल की अमराज से जान छुड़ाना चाहते हैं, कब्ज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, बढ़े हुए पेट को छोटा करना चाहते हैं, मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, और मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन, जनाना बांझपन, इसको रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, तो उनके लिए डाइट पैटर्न है। यानी उसने अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना है, अपनी खुराक को मेंटेन करना है, बैलेंस्ड करना है, और अपनी जो खुराक है उस खुराक के अंदर से वाइट पॉइजन को निकालना है, शुगरी जो आपके जूसेस हैं उनको ख़त्म करना है, बेकरी आइटम को ख़त्म करना है, स्वीट डिशेस को ख़त्म करना है। और अब आपने, मरीज़ जब हमारे पास आता है तो हम उससे कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मीठे फल नहीं खाने, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना, कोई आपने जूस नहीं पीना, बेकरी आइटम का आपने इस्तेमाल नहीं करना, और जितनी भी नान, खमीरी, वाइट पॉइजन या वाइट चावल, राइस वगैरह आप लेते हैं, इनको आपने अवॉइड करना है, और आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज में अपने आप को कन्वर्ट करना है। तो आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी, आपका बीपी ख़त्म हो जाएगा, आपके मैदे के मसाइल, जिगर के मसाइल, पेट के मसाइल, मोटापे के मसाइल, ये मुकम्मल तौर पर अपनी मौत खुद मर जाएंगे। अब मरीज़ कहता है कि सर फिर मैं खाऊं क्या? मरीज़ का अगला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं वर्जिश भी करें, खाएं भी कुछ ना, तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगी या मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा? अब उनके लिए यह तरीका है। देखें, अल्लाह ने जितने भी फल पैदा किए, तो कुरान में कहा जाता है फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि कोई भी नेमत जो है वो हमने हमेशा, तमाम नेमतें जो हैं वो इंसानों के लिए पैदा की हैं, इसलिए अल्लाह इंसानों को कहता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे?
हर नेमत मैंने तुम्हारे लिए पैदा की, क्योंकि अल्लाह इंसान से मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अब हमारे खाने के लिए देखें, सब्जियां जितनी हैं अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, फ्रूट जितने अल्लाह ने खाने के लिए बनाए, ना कि पीने के लिए। तो शुगर जब आप उसको जूसेस को पीते हैं या उसके मिल्क शेक बनाते हैं तो उसमें आप कंटेंट डालते हैं शुगर का, दूध डालते हैं उसमें अपने लैक्टोज होते हैं, इसी तरह जो आपने फल उसमें डाला उसमें अपनी मिठास है। तो ये 3-4 किस्म की जो ग्लूकोज है वो मिक्स हुई, वो आपकी बॉडी में चली गई, आपके मैदे ने उसको इंटेस्टाइन में दिया, वहाँ पे यूटिलाइज हुई, वो आपके ब्लड में शामिल हुई, आपके ब्लड से वो ग्लूकोज आपके बॉडी सेल तक गई, और आपका जो पेंक्रियाज यानी जो लबलबा है जिसका काम है उसके अंदर इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, पैदा करना। इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है और वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है यानी बैलेंस रखता है। तो जब आप बाहर से लोड बढ़ाते जाएंगे, वो जूस की शक्ल में, वो मिल्क शेक की शक्ल में, वाइट पॉइजन की शक्ल में, स्वीट डिशेस की शक्ल में, या वो आप फास्ट फूड की शक्ल में, तो वो सारे का सारा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और उसका जो लोड है वो आपके पेंक्रियाज पे पड़ेगा, और वो लबलबा जो इंसुलिन पैदा कर रहा था एक रोटी के लिए, अब उसको वो पैदा करनी पड़ेगी कई तरह के मामलात को यूटिलाइज करने के लिए बॉडी में। तो इसलिए उसका काम बढ़ जाएगा, उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। जब उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी सेल जो हैं वो इंसुलिन लेने से इनकार कर देंगे और वो ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमता रहेगा, और इस तरह आपकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाएंगी। इस साइंस को हमेशा समझें कि सिर्फ चीनी खाने से शुगर नहीं होती, सिर्फ मीठा खाने से शुगर नहीं होती। शुगर हर उस अमल से होती है जो आप ओवर ईटिंग की सूरत में अपनी बॉडी में लेके जाएंगे। मसलन अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर एक खाना मैंने सुबह नाश्ता किया, अब नाश्ते से लेके खाने के दरमियान मुझे मिनिमम 6 आवर्स का गैप डालना है, 6 घंटे का मैक्सिमम। अगर हम आम रूटीन की बात करें तो मैक्सिमम अगर हम कर सकते हैं तो 16 आवर्स का गैप डालें, जिसको हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो मिनिमम जो है वो 6 आवर्स का गैप डालें। मसलन आपने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद 6 घंटे तक मैदे को प्रॉपर जो आपके बॉडी के ऑर्गन है उसको रेस्ट दें, ताकि जो आपने खाया वो बॉडी में यूटिलाइज हो। आपके बॉडी के जो ऑर्गन हैं यानी हमारे जो अज़ा हैं बॉडी के, जिसमें मैदा है, जिगर है, पेंक्रियाज है, लबलबा है, गुर्दे हैं, दिल है, आंतड़ियाँ हैं, इनको काम करने दें, उनको रेस्ट फॉर्म में जाने दें। वो हर वक्त अगर मुशक्क़त करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो काम करना छोड़ देंगे और आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें बढ़ जाएंगी और ज़िंदगी में आने वाली कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाएगी। तो लिहाजा आपने अपने बॉडी ऑर्गन जो है उनको रेस्ट देनी है। कोई भी आप खाना खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज होने के लिए उसको 1-2 घंटे चाहिए होते हैं, तब जाके वो आपका खाना प्रॉपर यूटिलाइज होता है आपके इंटेस्टाइन सिस्टम के अंदर, यानी जो आपकी आंतड़ियाँ हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये अपना काम मुकम्मल करती हैं, फिर आपके मैदे जिगर को रेस्ट मिलता है। जब हम इसको रेस्ट नहीं देते, हमने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद 1 घंटा नहीं गुजरा, आप ऑफिस में पहुँचे, चाय बिस्कुट लिए, फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, कोई आपको मिलने आ गया, फिर आपने एक चाय डाल दी, फिर आप किसी जगह बाहर निकले, आपने जूस पी लिया, फिर आप किसी के पास गए, वहाँ पे आपने लस्सी ले ली, दूध ले लिया, दही ले लिया, फ्रूट खा लिए, फ्रूट चाट खा ली, दही बल्ले खा लिए। तो आपने सुबह नाश्ते के बाद दोपहर के खाने तक बीच में आपने ब्रेक ही नहीं आने दी, कोई ना कोई चीज़ आप अपनी बॉडी में डालते रहे और इस तरह आपकी बॉडी के ऑर्गन को काम करना पड़ा। अब मैं अगर एक रोटी खाऊँगा तो भी मेरी बॉडी हरकत में आएगी, मेरी बॉडी का जो निज़ाम है वो पूरे का पूरा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं 1 कप चाय और बिस्कुट लूँगा तब भी वो एक्टिवेट होगा, अगर मैं कोई दही बल्ले की प्लेट खाता हूँ तब भी वो एक्टिवेट होगा, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी में कुछ डाल दिया, अब उसने यूटिलाइज होना है। तो इस रॉकेट साइंस को समझें। थोड़ा थोड़ा खाना मुसलसल खाते रहना, ये तो आपकी बॉडी के ऑर्गन को ब्रेक ही नहीं आने देता और आपकी बॉडी का हर जो ऑर्गन है, हर जो अज़ा है वो काम करता रहता है और वो काम करते करते थकता है, फिर उसको आप रेस्ट फॉर्म में नहीं जाने देते। तो लिहाजा नाश्ते से खाने के दरमियान 6 आवर का गैप, नाश्ता जल्दी करें, रात को जल्दी सोएं, कम से कम 6 to 8 आवर्स यानी 6 से 8 घंटे मुसलसल और एक अच्छी और हेल्दी नींद का लेना, ये भी आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल, गुर्दों के मसाइल, मोटापा, मैदा, जिगर, इनको अपने आप को रिवर्स करने का एक मौका देता है। अगर आप प्रॉपर नींद पूरी नहीं करते और फिर आप खाना प्रॉपर नहीं खाते, यानी खाना अगर आप खाते हैं तो सही तरीके से उसको चबा के नहीं खाते, उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, फिर खाने से 30 मिनट पहले पानी का इस्तेमाल करना है और खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद कोई चाय,
कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में जो आपने लेनी है, कम अज़ कम मिनिमम 1 घंटे का गैप दें। अगर आप खाना खाते हैं और साथ ही बीच में पानी की चुस्की लगाते रहते हैं, साथ कोल्ड ड्रिंक लेते रहते हैं, ग्रीन टी पीते रहते हैं, चाय साथ पीते रहते हैं, चाय में डुबो के चीज़ें जो है वो पराठे वगैरह खाते रहते हैं, तो वो आपकी बॉडी को वो एनर्जी जो रिक्वायर है वो पूरी नहीं मिलती और इस तरह आपकी बॉडी के अज़ा कमज़ोर होते रहते हैं, शुगर का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता रहता है। अब ये तो हो गया डाइट पैटर्न। सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, पिए नहीं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सादा रोटी खाएं और इस तरह मटन खाएं, बीफ खाएं, चिकन खाएं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप अपनी बॉडी के अंदर ये बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, फास्ट फूड में हैं, बेकरी आइटम में हैं, वाइट पॉइजन हैं, चावल हैं, नान हैं, खमीरी रोटियां हैं, तली हुई चीज़ें गैर ज़रूरी तौर पे हैं, इन सारी चीज़ों को और बार बार चाय पीना अपनी आदत बना लेना, जहाँ गए वहाँ 1 कप चाय पी लेना, वो बार बार पीते रहना, छोटी मोटी चीज़ें बार बार खाते रहना, तो ये आपकी बॉडी की तमाम मशीनरी को एक्टिवेट करती है और इस तरह आपकी बॉडी के ऑर्गन को रेस्ट नहीं मिलती और आप प्रॉपर थकावट का शिकार होते हैं, वीकनेस का शिकार होते हैं। आपके मसल वीकनेस होती है, नर्व वीकनेस होती है, सेक्सुअल वीकनेस होती है, आपको मेंटली वीकनेस होती है। इस तरह आपकी बॉडी थकी रहती है और आप दिन ब दिन बीमारियों में अपने आप को एंगेज करते जाते हैं। अब जब आपको शुगर हो जाती है तो शुगर दावत देती है कई बीमारियों को। फॉर एग्जांपल, शुगर हो गई, अगर आपने इसको प्रॉपरली अपने लाइफस्टाइल को चेंज ना किया, अपनी डाइट हैबिट्स को ना बदला, आप दवाइयों पे चले गए। अब आपने दवाई लेनी शुरू की शुगर की, कुछ टाइम गुजरेगा, शुगर आपकी बैलेंस में रहेगी, शुगर ख़त्म तो हो नहीं सकती दवाइयों के ज़रिए, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल से शुगर को ख़त्म कर सकते हैं, आप अपनी डाइट हैबिट्स से शुगर को ख़त्म कर सकते हैं, आप अपनी डाइट हैबिट्स और लाइफ मॉडिफिकेशन करके शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, दिल के अमराज को ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन दवाइयों के साथ आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जब आप शुगर हो गई, शुगर ने दावत दी, आगे आपको दिल के मसाइल हो गए, उसने आगे इन्वाइट किया, आपको गुर्दों के मसाइल हो गए। इसी तरह जब आप शुगर की दवाइयाँ ज़्यादा खाते जाएंगे तो आपका गट यानी जो आपकी इंटेस्टाइन और आंतड़ियों का पेट का सिस्टम है वो ख़राब होगा, आप कॉन्स्टिपेशन में चले गए। जब आपको कब्ज़ हो गई तो कब्ज़ के साथ आपका पूरा सिस्टम जाम हो गया, तो आपका मैदा डिस्टर्ब हो गया। जब आपका मैदा डिस्टर्ब होगा तो खुराक जो है वो प्रॉपर आपकी बॉडी में हज़म नहीं होगी, यूटिलाइज नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी, तो आपको जिगर के मसाइल होंगे। जब आपको जिगर के मसाइल होंगे, आप हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होंगे तो आपको स्किन की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। स्किन की बीमारियां शुरू होंगी तो बार बार आगे से आगे बढ़ते बढ़ते आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो वीकनेस और बीमारियों की अमाजगाह बन जाएगी। इसलिए जब आपको शुगर हो जाती है तो आपको प्रॉपरली एक्टिवेट होना पड़ता है और होना चाहिए। आप अपने आप को प्रिक्योर करें, इसकी क्योरमेंट कैसे करनी है, प्रिवेंशन कैसे करनी है, लाइफस्टाइल कैसे सीखना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, ये आप खुद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने कंसल्टेंट के पास जाना है, आपको अपने फिजिशियन के पास जाना है, आपको अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट और अपने डॉक्टर के पास जाके मेरे इस वीलॉग को सुनने के बाद, मेरी इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद खुद से आपने अपने ऊपर इसकी सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी। क्योंकि जब आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो आपकी लेवल देखेगा, आपकी बॉडी के तमाम जो मामलात हैं उसको देखेगा, फिजिकल एग्जामिन करेगा, आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्रॉपर तरीके से सारा कुछ लिख के कुछ टाइम तक आपको मेडिकेशन पे डाल के आपकी बॉडी के अंदर होने वाली कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टोमेटिकली चेंजिंग को रोक कर फिर आपके लाइफस्टाइल को चेंज करेगा, आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन करेगा और स्टेप बाय स्टेप हम शुगर को रिवर्स यानी ख़त्म और कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी मसाइल होता है तो आप डायरेक्ट हमारे साथ रब्ता करें, हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आएँ, हमें विजिट करें और प्रॉपरली आके अपनी गाइडलाइन लें, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करवाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि शुगर ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। शुगर ख़त्म करने का जो टाइम है वो मिनिमम 1 ईयर है। यानी अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया और अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज कर लिया, अपने कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट किया, उसके मशवरे के मुताबिक आपने अपनी डाइट को रखा, आपने अपने लाइफ पैटर्न को चलाया और आपने जो मेडिकेशन वो कर रहे हैं वो कंसल्टेंट के मशवरे के साथ आपने कंटिन्यू रखी, लाइफस्टाइल बदल लिया, खाने पीने का अंदाज़ चेंज किया, फिज़िकल एक्टिविटी की, एक्सरसाइज शुरू कर दी, साइकिलिंग शुरू कर ली, योगा शुरू कर लिया, जिम शुरू कर लिया, वर्कआउट शुरू कर दिया और खाना हज़म करना आपने शुरू कर दिया, तो इसमें मिनिमम आपको 1 साल लगेगा
आपके जो शुगर के इफ़ेक्ट हैं आपकी बॉडी के ऊपर, जो साइड इफ़ेक्ट उसके हुए हैं, वो सारे के सारे ठीक होना शुरू हो जाएंगे।